बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिसइंफेक्शन डिस्कस किया था और उससे पहले हमने स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों टॉपिक्स डिस्कस हो चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एंटीबायोटिक्स। Antibiotic was originally defined as a substance produced by one microorganism which inhibited the growth of other microorganisms. अगर हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखें, जब पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें हमने एंटीबायोटिक्स के हवाले से डिस्कशन की थी। और एंटीबायोटिक में एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी पेनिसिलिन की, जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उन्होंने वो डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक, और पूरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करके देखा था, जिसमें उन्होंने ये चेक किया था कि एक मोल्ड की वजह से, जिसे हम कहते हैं पेनिसिलियम ग्लूटेटा, तो उस मोल्ड ने जो है स्टेफिलोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया है उनको इनहिबिट किया था। तो वहाँ से ये एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ कि एंटीबायोटिक जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर होती है जो इनहिबिट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ओरिजिनली जो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है वो यही है कि एंटीबायोटिक is a substance produced by one microorganism which inhibited the growth of other microorganisms. अब है सोर्सेस, मतलब किस तरह एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस होती है या उनके सोर्सेस क्या क्या हैं जिससे एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन होगी। There are three major sources from which antibiotics are obtained. मेजर जो है तीन सोर्सेस हैं, जिसमें पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दूसरा सोर्स जो होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सिंथेटिक, और थर्ड जो है वो सेमी सिंथेटिक। पहली सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, bacitracin and polymyxin are obtained from some bacillus species. अब यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात हो रही है, उन एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है जिसकी सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या वो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिक्वायर है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होगी। इसीलिए फर्स्ट जो सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी गई हैं कि इनके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। तो जैसे बेसिट्रासिन है और पॉलीमैक्सिन है, इनकी जो सोर्स है वो है बैसिलस स्पीशी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशी। अब ये जो एंटीबायोटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एंटीबायोटिक्स की स्टडी करेंगे। लेकिन अभी चूंकि यहाँ सोर्स की बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल डाली हुई है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बने कि कौन सी एंटीबायोटिक किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम मेंशन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। उनकी जो सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशी।
जेंटामाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है और इसकी जो सोर्स है वो है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा। जेंटामाइसिन फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा। फिर है ग्रेसियोफल्विन एंड सम पेनिसिलिन्स एंड cephalosporins from certain genera, that is Penicillium and Acrimonium. ग्रेसियोफल्विन है या बीटा लैक्टम, जिसमें हम बात करें पेनिसिलिन की या सेफेलोस्पोरिन्स की, तो उनकी जो सोर्स है वो है पेनिसिलियम या एक्रिमोनियम। फिर जो सेकंड सोर्स है जिससे एंटीबायोटिक सिंथेसाइज होती है, तो वो बेसिकली उसकी वो सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है एंटीबायोटिक तैयार की जाएगी। तो वो सिंथेसिस जो है इस हेडिंग में जो है वो ये क्लोरामफेनिकोल आ रहा है, ये एग्जांपल है एंटीबायोटिक की। क्लोरामफेनिकोल इज नाउ यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंथेटिक प्रोसेस, मतलब इनको जो है सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। तो उसकी एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल। और थर्ड जो सोर्स है वो है सेमी सिंथेसिस। This means that part of the molecule is produced by a fermentation process using the appropriate microorganism, and the product is then further modified by a chemical process. मतलब यहाँ पे जो है देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। जैसे पहले हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की, फर्मेंटेशन की बात की, उसमें ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है एंटीबायोटिक बनाई जा रही है। फिर हमने बात की सिंथेसिस की, जिसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस होगी, सिंथेसाइज की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेमी सिंथेसिस की, मींस उसमें ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। This means that part of the molecule is produced by a fermentation process using the appropriate microorganism. Fermentation process के थ्रू जो है वो एक पार्ट मॉलिक्यूल का जो है प्रोड्यूस होगा, and then product is then further modified by a chemical process. फिर जो प्रोडक्ट है उसको फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा केमिकल प्रोसेस के थ्रू। So many penicillins and cephalosporins are produced in this way. अब ये पेनिसिलिन्स हैं और cephalosporins हैं, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सेमी सिंथेसिस के सेक्शन में है, मतलब जो इनका प्रोसेस होगा वो सेमी सिंथेसिस के थ्रू। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हम कवर करते हैं इसमें द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब ये क्या है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। Range of different microbes against which an antimicrobial agent acts is called its spectrum of activity. अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनकी रेंज आ जाती है। अब कोई अगर एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, वो कितने ऑर्गेनिजम्स को कवर कर रहा है या कितने ऑर्गेनिजम्स की रेंज को कवर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबियल में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, फंगाई की बात करें, तो इसमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स कवर होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है तो वो कितनी रेंज को कवर कर रहा है, या जो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं उसकी कितनी रेंज के लिए जो है वो इफेक्टिव है या एक्टिविटी दे रहा है।
उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। Those agents that are effective against a great number of microorganisms from a wide range, including both gram-positive and gram-negative bacteria, are said to have a broad spectrum of activity. अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की या नैरो स्पेक्ट्रम की। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात होगी, इट मीन्स कि जो एंटीबायोटिक यूज की गई है वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स को कवर करेगी, बहुत मतलब वाइड रेंज होगी, इफेक्टिव होगी वो एंटीबायोटिक, वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें ग्राम पॉजिटिव भी आ जाएंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। तो अगर वाइड रेंज है जिनको वो एंटीबायोटिक कवर कर रही है तो उसे हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की। सो those agents that are effective against a great number of microorganisms from a wide range, including both gram-positive and gram-negative bacteria, are said to have a broad spectrum of activity. अब है टर्म नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब इसका अपोजिट है ये those that are effective against only a small number of microorganisms or a single taxonomic group have a narrow spectrum of activity. जैसे वहां पे तो हमने ग्राम पॉजिटिव की भी बात की, ग्राम नेगेटिव की भी बात की, हमने वाइड रेंज की बात की। यहाँ पे अगर हम बात करें नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की तो वो एंटीबायोटिक जो होगी वो इफेक्टिव होगी जस्ट स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, या अगर हम कहें सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप को जो है वो एंटीबायोटिक कवर करेगी, तो उसकी एक्टिविटी को हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो इसीलिए जब हम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी या नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। जैसे ही हम इंशाल्लाह आगे एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो उसमें ये टर्म्स जो हैं वो मेंशन होंगी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है या नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है। ऑर्गेनिजम्स जो है उनके हवाले से हम देखेंगे कि वो एंटीबायोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स को कवर कर रही है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस टर्म का क्या मतलब है। फिर है मोड्स ऑफ एक्शन। अब एंटीबायोटिक का पता चल गया कि एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है। उसके बाद हमने सोर्सेस के हवाले से डिस्कस किया कि किस तरह एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद जो है हमने स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को डिस्कस किया। अब हमें देखना है मोड ऑफ एक्शन, मींस एंटीबायोटिक जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा या उसका टारगेट साइट क्या होगा, किस तरह जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स के जो मोड ऑफ एक्शन है वो 5 है। फर्स्ट वन इज इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। Second, disruption of cell membrane function. Third, inhibition of protein synthesis. Fourth, inhibition of nucleic acid synthesis. Fifth, it acts as anti-metabolites. अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन की बात हो रही है जिसमें डिफरेंट मोड जो है हम देख रहे हैं। कहीं बात हो रही है सेल वॉल की, कहीं बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, कहीं बात हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस की, कहीं बात हो रही है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की।
मीन्स हर एंटीबायोटिक का कोई ना कोई मोड ऑफ एक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही एंटीबायोटिक जो है वो सारे ही एक्शन प्रोड्यूस करे। अगर हम सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात करेंगे तो इट मीन्स के वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी वो एंटीबायोटिक, जब उसको हम सेल वॉल इनहिबिटर कह रहे हैं। और उनका जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो होगा इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। इसी तरह अगर एंटीबायोटिक्स हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो एज एंटी मेटाबोलाइट्स ऐड करती हैं। तो ये उनके बेसिकली 5 डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। जैसे हमने इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया सेल वॉल इनहिबिटर्स जो होंगे, जाहिर है जो भी एंटीबायोटिक्स अगर सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं तो उनको जो है उनका जो फंक्शन होगा वो होगा कि वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। तो इसी फंक्शन की बेस पे जो ग्रुप आता है एंटीबायोटिक्स का उनको हम कहते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। और उसमें अगर हम बात करें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की तो उसमें 4 एंटीबायोटिक्स आती हैं। There are several different types of beta-lactam antibiotics that are valuable or potentially important antibacterial compounds. तो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमन भी हैं ये एंटीबायोटिक्स, और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं ये, अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है वो यूज़ की जाती है। तो उसमें पहली एग्जांपल है पेनिसिलिन, सेकंड है सिफेलोस्पोरेंस, थर्ड है मोनोबैक्टम्स, और फोर्थ है कार्बापेनम्स एंड कार्बासिल्फेम्स। अब जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों कह रहे हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग जो है आपको नजर आ रही होगी, बीटा लैक्टम रिंग जो प्रेजेंट है, चाहे हम बात करें सिफेलोस्पोरिन की या चाहे हम बात करें पेनिसिलिन की। तो बीटा लैक्टम रिंग जो है वो दोनों ही एंटीबायोटिक में प्रेजेंट होती है, तो साइड चेन का फर्क होता है, लेकिन जो बेसिक रिंग है वो है बीटा लैक्टम। Contains a beta lactam ring in their molecular structure. बीटा लैक्टम रिंग है जो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं। और नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू द बीटा कार्बन रिलेटिव टू द कार्बोनल रिंग एंड हेंस द नेम। बीटा जो बीटा लैक्टम जो यूज हो रहा है तो वो इसी वजह से हो रहा है कि जो नाइट्रोजन जो अटैच है वो बीटा कार्बन पे है रिलेटेड टू द कार्बोनल रिंग। अगर हम कार्बोनल रिंग से देखें तो जो नाइट्रोजन अटैच्ड है बीटा कार्बन से, इसीलिए जो है वो उसको नाम दिया गया है बीटा लैक्टम रिंग। तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो है हमने डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स देखी और स्ट्रक्चर को देखा कि किस लिए इनको हम बीटा लैक्टम्स कह रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल इनहिबिटर, जिसमें हम पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, या आगे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। अब सेल वॉल इनहिबिटर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इनहिबिटिंग cell wall synthesis selectively damages bacterial and fungal cells. Cell wall inhibitors हैं तो नाम से ही जाहिर है कि वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, बैक्टीरिया की भी और फंगाई की भी, बैक्टीरियल
एंड फंगल सेल्स। अब यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एंटी फंगल्स की भी बात हो रही है कि जाहिर अगर फंगल सेल्स हैं तो इट मींस के एंटी फंगल्स यूज होंगे, और एंटी फंगल्स जो होंगे उनका भी टारगेट जो है वो सेल वॉल ही होगा, सेल वॉल की सिंथेसिस ही होगी, वो टारगेट साइट्स को वो इनहिबिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे दोनों ही बातें हो रही हैं, बैक्टीरिया की भी और फंगाई की। If they are cell wall inhibitors, so they inhibit cell wall synthesis, selectively damages bacterial and fungal cells. जाहिर है अगर वो सेल वॉल सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर रहे हैं तो इस तरह वो बैक्टीरिया हो या फंगाई हो उसके सेल को डैमेज कर रहे हैं। Antibiotics such as penicillin and cephalosporin contain a chemical structure called a beta-lactam ring. बीटा लैक्टम रिंग हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि किस तरह उसको नाम दिया गया है बीटा लैक्टम का, और बीटा लैक्टम रिंग हम क्यों कह रहे हैं, और पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है। अगर सर्वर इनहिबिटर्स में अगर हम ये एग्जांपल कवर कर रहे हैं तो उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। By interfering with the cross-linking of tetrapeptides, these antibiotics prevent cell wall synthesis. चूंकि सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं तो उनका टारगेट ये होता है कि किसी भी तरह सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट किया जाए। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो इंटरफेयर करती हैं क्रॉस लिंकिंग टेट्रापेप्टाइड्स की। जो टेट्रापेप्टाइड्स की क्रॉस लिंकिंग है तो उनको ये इंटरफेयर करेंगी, इसकी वजह से ये सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है। तो इसीलिए आज जो है बेसिकली एंटीबायोटिक्स का ओवरव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम हर एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे।